guys, welcome to our YouTube channel Study Reikna. Today we'll discuss about class 12th mathematics chapter number 9. अब हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में पार्ट 1 बुक का है ये चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे जो है ना आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। बाकी पूरा चैप्टर सिंपल है, ठीक है। इस चैप्टर के लिए आपको बस उसको लिखना आना चाहिए कि कैसे आप उसको शो करोगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो है अपना चैप्टर देखेंगे आप, तो आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशंस क्या होते हैं। तो ये रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला चैप्टर आप अपने क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, 12th में भी है। 11th में आपने जो है इसकी मीनिंग और वो सब चीज़ें सीखी थी। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा आगे चलेंगे, अब हम टाइप्स जानेंगे, ठीक है। तो एक रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इट इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट। So a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. That clearly means कि R किसकी इक्वल होना चाहिए, phi सबसेट ऑफ A क्रॉस A। phi किस में कंटेन्ड होना चाहिए, A क्रॉस A में, ठीक है। ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइंड है कि a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equals to A cross A। अब ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर्स में पूछी जा सकती है। Both empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relations, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है 1 मार्कर्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 1 मार्कर्स के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ रिलेशन इन आर इज अ सेट इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तीनों ही बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इनको अच्छे से समझना है। इसकी डेफिनेशन को ही हम जो है यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें रिफ्लेक्सिव की, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोई भी ऐसे हमें एक एलिमेंट मिल जाए, वो दोनों उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है ना वो कहाँ बिलोंग करे, हमारे आर में। आर कौन होगा, हमारा रिलेशन फॉर एवरी स्मॉल ए इन कैपिटल ए। ये ए कहाँ होगा, आपके सेट में। ये बड़ा ए क्या है, आपका सेट, ठीक है। ये हमारी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हो गई। ए कॉमा ए का मतलब क्या है, सेम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम बोले 1,1 है, ये हमारा आर में है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये 1 की जगह कोई नंबर हो, कोई और नंबर भी हो सकता है। तो हम इन जनरल क्या बोल रहे हैं, ए कॉमा ए। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A1 और A2 ये 2 एलिमेंट्स है आर में, तो इट एम्प्लाइज कि आपके A2, A1 जो एलिमेंट्स हैं ये भी कहाँ होने चाहिए, आर में। उन सारे A1 और A2 के लिए जो किस में होंगे, आपके सेट A में, ठीक है। मतलब अगर A1, A2 आर में है, तो इसका मतलब A2, A1 भी आर में होगा। इसके लिए मैं ऐसे बता सकती हूँ आपको, अगर हम नंबर से बात करें, 1, 2 अगर मेरे रिलेशन में है, तो इट एम्प्लाइज 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर 2, 1 नहीं होता तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही अगर 1, 1 आपके रिलेशन में नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव कहता है कि मैं 3 नंबर की बात करूंगा, ये 3 नंबर की बात करते हैं। A1 और A2 अगर आर में है, ठीक है, A2 और A3 भी आर में है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये A1 और ये वाला A3 ये भी आर में होने चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको किस तरह से देखना पड़ेगा नंबर के लिए। जैसे मैं ले लेती हूँ एग्जांपल, मैंने बोला 1, 2 आर में है, और मैंने एक दूसरा ले लिया 2, 3 आर में है, तो इट इम्प्लाइज, ट्रांजिटिविटी क्या इम्प्लाई करते हैं कि 1, 3 ये भी आपके आर में होना चाहिए। अगर 1, 3 आर में नहीं है, तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ही लिख रखी है, आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर A, A आर में
तो रिफ्लेक्सिव अगर A1 A2 R में है तो इट इम्प्लाइज A2, A1 भी R में होना चाहिए फॉर एवरी A1 एंड A2 इन A। और ट्रांजिटिविटी के लिए कि अगर A1 A2 R में है तो A2, A3 वो भी R में होना चाहिए। इट इम्प्लाइज कि A1 A3 किस में हो, R में हो, उन सारे A1 A2 A3 के लिए जो A में है। अब यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर एक रिलेशन R इन अ सेट A इज सेट टू बी, अब अगर आपकी ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो रही है, यानी कि आपका रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे को यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। देखेंगे सबसे पहले हमें सेट एक गिवन है 1 to 14 एलिमेंट्स। ठीक है, डिफाइंड रिलेशन आर, हमारा रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है कि हमारा x, y कुछ इस तरह से कि वो हमारे A में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x, y की एंट्रीज हम कहाँ से लेंगे, A से लेंगे, और हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसके थ्रू जो है हमारा रिलेशन डिफाइंड है। तो सबसे पहले आप देखो आपके पास सेट क्या गिवन है, सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 अप टू 14, और मेरा रिलेशन के डिफाइनिंग के लिए इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए मैं इसको 3x इक्वल्स टू वाई लिख सकती हूँ, मेरे लिए सिंपल हो गई इक्वेशन। अब मैं अच्छे से सॉल्व कर पाऊंगी। अब हम सबसे पहले अपना R देखेंगे कि हमारे सेट R में है क्या क्या। अब आप ऐसा करते हैं, अब हम x की वैल्यू डाल देते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू डालते जाएंगे, y आता जाएगा, तो 3 × 1 3 हो गया। नेक्स्ट y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने 2 डाली, 3 2 6 फिर 3 3 9, फिर 3 4 12। अब देखो 3 5 क्या आ रहे हैं 15, 3 5 15 आ रहे हैं। मैं 3 तो इंक्लूड कर लूंगी, सॉरी 5 तो मैं इंक्लूड कर लूंगी क्योंकि मेरे सेट में, लेकिन 15 नहीं है मेरे सेट में। मेरा सेट कहाँ खत्म हो रहा है 14 पे। तो ये जो 3,15 वाला जो पेयर है ना, ये वाला पेयर, इसको मैं नहीं लूंगी, इसको भी नहीं लूंगी, और इसके आगे जितने भी पेयर लूंगी किसी को नहीं लूंगी। मेरा पेयर यहीं तक बन के खत्म हो गया, ये मेरा रिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा सेट जो था 14 तक ही था। ठीक है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो अगेन ये आपको कंडीशंस देखनी है। अब मैंने देखना है कि एक ही एलिमेंट इस तरह से मैं देख सकती हूँ कि नहीं देख सकती, यानी कि अगर मैं पहला एलिमेंट देखूँ 1,3 है, तो क्या 1,1 है मेरे रिलेशन में? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही दूसरा मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए अगर आप कोई भी देख लो, मैंने से 1,3 पेयर ही ले लिया, क्या मुझे यहाँ पे 3,1 पेयर मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा, ये तो मिल ही नहीं रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही मैंने देखा ट्रांजिटिव के लिए, मैंने कोई भी 2 पेयर उठा लिए, से मैंने उठा लिए 1,3 और 3,9। ठीक, तो क्या ये 1,9 मेरे पास पेयर में है, इसमें है रिलेशन में? नहीं है, तो ये मेरे पास ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इसको लिखना कैसे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये आपका सफिशिएंट पार्ट, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट नहीं है, तो आप यहाँ पे इसके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की कंडीशंस भी लिख दोगे। ये सोल्यूशन उतने तक के लिए सफिशिएंट है कि अगर आपको 1 मार्कर में चेक करना है तो आप फटाफट इस तरह से देख सकते हो। बट अगर ये प्रॉपर प्रूफ मांगता है 2 या 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे जो है इसमें डेफिनेशंस भी कंडीशन स्टेट करोगे, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशंस भी लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में कह रहे हैं द रिलेशन R on R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय। अब हमें फिर से हमारा डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशन, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, A इज लेस देन इक्वल टू BQ। ठीक है, और हम पूरी रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक तो ये होगा कि नहीं होगा, सॉरी सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव देखो, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। इन टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आप ये रिलेशंस के क्वेश्चंस करते हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप कोई भी एक ऐसा पेयर ढूंढ लो जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा।
कोई भी हमें एक पेयर ऐसा भी मिल जाए ना तो हमारा पूरा ही रिलेशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को कोई भी जैसे सपोज 1 मिल गया जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, तो ये मेरा पूरा ही रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि हम पूरी रियल लाइन की अब बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं हाफ। हम हाफ वैल्यू लेके देखते हैं, हाफ छोटा होगा क्या हाफ के क्यूब से? हाफ का क्यूब कितना हो जाएगा? 1/8। तो क्या हाफ छोटा है 1/8 से? नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक में अगर आप देखो, फिर से हम ऐसी ही कोई पेयर ले लेते हैं, या सिमेट्रिक के लिए आपको ऐसे फ्रैक्शंस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख लो कि 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 के क्यूब से छोटा होगा, ये बात ट्रू है क्या? 2 1 के क्यूब से छोटा होगा? तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। सिमिलरली ट्रांजिटिविटी के लिए देखो, ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप जो है कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो, से हमने ABC करके ले लिए। से मैंने बोला 12 छोटा है 3 के क्यूब से, ठीक। उसके बाद मैंने बोला, हमने 3 नंबर्स लिए 12, 3 और 2। मैंने 12 और 3 का देख लिया, अब मैं 3 और 2 का बता रही हूँ। 3 छोटा है 2 के क्यूब से, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। क्या 12 छोटा होगा 2 के क्यूब से? नहीं होगा ना, तो ये जो है ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ठीक है। सो बस आपको जो है इस तरह से आप या तो आप एक ऐसे काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ दो, नहीं तो आप जो है इसको एक स्टैंडर्ड उसमें भी कर सकते हो। बट क्योंकि हम पूरी यहाँ पे एक उसकी बात कर रहे हैं, रियल लाइन्स की, रियल लाइन पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, तो इस तरह से हमने कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सी पार्ट पे। सी वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला अलग पार्ट है, इसको ध्यान से करेंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें आप कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे। देखो ये वाला एग्जाम्पल, आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन इन द XY plane given by R is equals to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। अब आप पैरेलल लाइन के लिए क्या एग्जाम्पल लाओगे? यहाँ पे आपको जो है इसी तरह से लिखना पड़ेगा जिस तरह से मैंने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन है हमारे XY प्लेन में, जो आर रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हम मान लेंगे ए बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। कंसीडर कर लेंगे L एंड A, ठीक है। L हमारी क्या है? कोई भी एक लाइन हो सकती है A में। एज L इज पैरेलल टू L, कोई भी लाइन अपने आप के तो पैरेलल होगी, राइट। तो हम उसको क्या कह सकते हैं? L, L R में होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। ऐसे ही आप ये देखो सिमेट्रिक, कि अगर हम 2 लाइंस कंसीडर कर लें A में, L1 और L2, सच दैट L1 और L2 कहाँ पे है? हमारे R में। तो L1 जो है पैरेलल है L2 के, और L2 भी पैरेलल है ना L1 के। तो इसका मतलब L1 और L2 R में है, तो इट इम्प्लाइज L2, L1 भी R में है। तो ये जो है सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कह रहे हैं? देखो, अब हमने 3 लाइंस कंसीडर कर ली A में, सच दैट L1, L2 R में है, L2, L3 R में है। तो L1 जो है पैरेलल है L2 के, और L2 किसके पैरेलल है? L3 के। तो इट इम्प्लाइज कि L1 किसके पैरेलल होगा? L3 के। तो इसका मतलब L1, L3 भी R में बिलोंग कर रहे हैं, तो 10 R क्या है? ट्रांजिटिव, ठीक। सो हेंस R क्या हो गया हमारे पास? एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस थे जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये वाले टाइप के क्वेश्चंस पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं कि एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है 1-1 टाइप, ठीक है। 1-1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। मान लेते हैं हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं x से y तक। If the images of distinct elements of x under f are distinct, that means for every x1 and x2 in x, then f of x1 is equals to f of x2, which implies x1 is equals to
x2। मतलब ये मुझे सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है कि अगर मेरे पास f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो इट इम्प्लाइज x1 शुड बी इक्वल टू x2। ये मेरी 1 के लिए कंडीशन है। कभी भी मुझे 1 प्रूफ करना होगा या डिसप्रूफ करना होगा, मैं इस कंडीशन को यूज करूंगी। सिमिलरली मेरे पास ऑन टू के लिए एक कंडीशन होती है कि f ऑफ x जो है मेरे पास सिंपली y के इक्वल होना चाहिए। ये हम कंडीशन लेके चलते हैं। डेफिनेशन देख लेंगे। अच्छा, अगर आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर x1 x2 इक्वल नहीं आते, तो इट इज कॉल्ड एज मेनी वन। ठीक है। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू को हम सब्जेक्टिव नाम भी देते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, that is for every y in capital Y there exists an element x and x such that f of x is equals to y। यही वाली कंडीशन मैंने आपको बताई। ये इनकी ना डेफिनेशंस लिखी हुई है। पेपर में यूजुअली कोई डेफिनेशंस पूछता नहीं है, बस हमें प्रूफ करना होता है कि ये ऑन टू है, 1 है या नहीं है। तो हम जो है, जैसे इसकी यहाँ पे ये कंडीशन थी और ऐसी ही इसकी यहाँ पे जो ये कंडीशन थी, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। एक और डेफिनेशन है यहाँ पे मेरे पास, A function defined from x to y is said to be 1 and on 2, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वो कब होगा? जब f 1 भी होगा और on 2 भी होगा। मतलब मेरा इसको भी सेटिस्फाई कर गया, इसको भी सेटिस्फाई कर गया, तो वो मेरा क्या हो गया? बाइजेक्टिव बन गया। ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन, नेचुरल से नेचुरल्स पे डिफाइन कर रहे हैं, ये 1 है लेकिन on 2 नहीं है, और वहीं और हमें फंक्शन गिवन है, और हमें ये फंक्शन गिवन है। अब हमें दिखाने की ये 1 है, ऑन 2 है। अगर मेरा फंक्शन रियल्स पे डिफाइंड है, मतलब एक ही फंक्शन दोनों के लिए सेम है। देखो यहाँ पे मेरे पास f(x) इक्वल्स टू 2x है, फंक्शन दोनों के लिए सेम है। हमें कंडीशन गिवन है कि एक बार मेरा फंक्शन जो है नेचुरल्स पे डिफाइंड है, और एक बार मेरा फंक्शन रियल से रियल पे डिफाइंड है। ठीक। तो मुझे इन दोनों कंडीशंस के लिए करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो है 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू नहीं है, और रियल्स पे कह रहे हैं कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो, दोनों पार्ट्स के लिए, जो दोनों पार्ट्स है ना, इन दोनों पार्ट्स के लिए 1 वाला पार्ट सेम है। कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन कहती है। तो हम मान लेते हैं दोनों x1 और x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। जब आप ये वाला पार्ट करोगे तो आप बता दोगे n में बिलोंग कर रहे हैं। जब आप ये वाला पार्ट करोगे तो आप बता दोगे r में बिलोंग कर रहे हैं। और आप अपनी कंडीशन लिखोगे, f ऑफ x1 किसकी इक्वल है? f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? 2x1। f ऑफ x2 क्या हो जाएगा? 2x2। तो x1 और x2 इक्वल आ गए। ठीक है। तो आपकी 1 की कंडीशन ट्रू हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेंशन भी कर रखा है, ये नेचुरल्स के लिए है और यहाँ से ये रियल्स के लिए। ठीक है। दोनों में पार्ट सेम करने हैं, बस आपके जो एलिमेंट्स होंगे, जब आप नेचुरल का केस बोलोगे तो नेचुरल्स में बिलोंग करेंगे, रियल लाइन का केस बोलोगे तो रियल्स में बिलोंग करेंगे। ठीक है। ऑन टू देखते हैं। अब हम बोलते हैं ऑन टू के लिए कि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है। तो हम मान लेते हैं 1 नेचुरल्स में बिलोंग कर रहा है। नेचुरल्स में अब आपके देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। नाउ लेट अस कंसीडर 1 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल पे। नेचुरल कौन सा? जो कोडोमेन है आपका। और यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा x नहीं एग्जिस्ट कर रहा आपके डोमेन में सच दैट fx किसके इक्वल हो जाए? 1 के। ऐसा तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, आप भी देख सकते हो। तो क्लियरली ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। ठीक। ऐसे ही हम देखेंगे, जब आप रियल लाइन की बात करोगे, हमारी कंडीशन क्या होती है? f ऑफ x किसकी इक्वल हो? y के। f ऑफ x क्या है? 2x इक्वल्स टू y। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? y/2। ये रियल्स में बिलोंग करेगी। तो ये जो है ऑन टू होगा। कैसे लिखना है आप देख सकते हो। कोई भी y कंसीडर कर लो अपने डोमेन में, कोडोमेन में, तो x कहाँ आना चाहिए आपके डोमेन में? तो आप देख सकते हो, फॉर एवरी y इन योर कोडोमेन there exists some x in domain such that f of x किसके इक्वल आ जाए? y के। ठीक है। तो ये ऑन टू हो गया। ऐसे ही अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे।
हमारे पास अब फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल्स एंड नेचुरल्स पे by fn for all n in naturals check whether it is bijective or not। यहाँ पे अब वो आपको कह रहे हैं कि अब आपका जो काम है ना वो n पे डिपेंड करता है। n पे डिपेंड करता है का क्या मतलब है, देखो अब आपके n के दो केसेस हैं यहाँ पे। देखो अगर हम अपना फंक्शन डिफाइन करें ना, जो आपको डिफाइंड है क्वेश्चन में, वो है एक n+1/2 और एक n/2। अब हमारा ये फंक्शन कब होगा, जब n ऑड है। अगर मेरे पास n इवन है तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, n/2। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली आप कोई भी दो नंबर कंसीडर कर लो। 1 और 2 मैंने दो नंबर ले लिए, ये दोनों ही मेरे नेचुरल्स में, क्योंकि उसने बोला है n क्या है नेचुरल्स में। ठीक, तो नेचुरल्स मुझे पता है उसके अंदर ऑड भी होंगे इवन भी होंगे। अब 1 क्योंकि ऑड नंबर है, नेचुरल्स में है, और ये कैसा नंबर है, ऑड, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n+1/2 कितना आ गया, 1+1/2 1 हो गया। अब मैंने 2 लिया, वो भी नेचुरल्स में है, 2 कैसा नंबर है, इवन, मुझे ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो मैंने लिया n/2 यानी कि 2/2 1 हो गया। इसका आंसर भी 1 है, इसका आंसर भी 1 है। आप अब देखो 1 की कंडीशन देखो, f(x1) किसके इक्वल होना चाहिए, f(x2) के, और इट इम्प्लाइज x2 x1 इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा हो गया f1 और ये होगा मेरा f2। अब मेरा f1 और f2 दोनों इक्वल हैं, दोनों के आंसर सेम आ रहे, लेकिन मेरा 1 और 2 इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाला और ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। ठीक, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑन टू के लिए ना आपके दो केसेस बनेंगे, फिर से एक ऑड के लिए लोगे और एक इवन के लिए, देखेंगे एक बार। चलिए देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो y के इक्वल है, और यहाँ पे हमारा जो n है वो ऑड है, क्योंकि हमारा n ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। पहले हम ऑड का केस लेके चल रहे हैं, तो हमने माना हमारा फंक्शन y के इक्वल है और n ऑड है। अगर n ऑड है तो मेरे पास कौन सा वाला पार्ट चलेगा, ये वाला n+1/2। तो n+1/2 किसकी इक्वल हो गया, y के, यहाँ से 2y किसकी इक्वल आ गया, n+1 के, तो n की वैल्यू आ गई 2y-1। अब आपको चेक करना है कि आपका y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, y खुद भी नेचुरल्स में है, तो क्या ये वाली टर्म नेचुरल्स में है। हम कोई भी एक काउंटर एग्जांपल ले लेंगे, मान लो आपने रख दी y की कोई भी वैल्यू से 1, नेचुरल्स में है, क्या इधर ये भी नेचुरल में आ रहा है, ये आ जाएगा 2 × 1 - 1 ये भी नेचुरल में था, ये भी नेचुरल में था, और ये क्या दे रहा है मुझे वैल्यू, ऑड, तो मेरी कंडीशन ट्रू है। से मैंने y की वैल्यू 10 रख दी, n कितना आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 10 रख दी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 × 10 - 1 19, नंबर क्या आ गया, ऑड। कंडीशन क्लियर है, तो ये मेरा ऑन टू है अगर ऑड की बात की जाए। अब मैं n मान लेती हूँ इवन, fn क्या हो जाएगा मेरे पास, y। इवन के लिए मेरे पास क्या है कंडीशन, n/2, तो n/2 को y मान लो, इट इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई, 2y। y की कोई भी रैंडम वैल्यू रख लो, से 10 रख देते हैं, 2 × 10 20 हो गया, इवन है। y की वैल्यू से 8 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 8 16, तो ये इवन आ रही, तो इसका मतलब ये जो है ऑन टू है, लेकिन 1-1 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं, देखेंगे मैंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर प्रूफ दे रखा है, आप इस तरह से ही अपने एग्जामिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्लियरली ऑन टू 1-1 नहीं है, बट इट इज ऑन टू। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम मेंशन करेंगे कि नहीं, ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव की क्या कंडीशन होती है कि उसको 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, आपके पास एक फंक्शन है, कॉम्पोजिशन नाम से ही समझ में आ रहा है, तो हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। मान लेंगे एक फंक्शन f है, a से b तक डिफाइंड है,
एक फंक्शन g है b से c तक डिफाइंड है। ये दोनों कैसे हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन है, सॉरी ये दोनों एक फंक्शन है। अब हमें इसका कॉम्पोजिट फंक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? g कॉम्पोजिशन f। ये जो छोटा सा सर्कल टाइप दिख रहा है ना, इसको हम कॉम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो g कॉम्पोजिशन f को हम कैसे डिफाइन करते हैं? a से c तक डिफाइन होगा बाय g कॉम्पोजिशन f x है। अगर मेरे पास इस तरह से है g कॉम्पोजिशन f x, इसको मैं क्या कहूंगी? g f x फॉर ऑल x इन a। क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास f जो है, f और g दोनों जो है रियल से रियल्स पे डिफाइंड है। हमें निकालना है f कॉम्पोजिशन g और g कॉम्पोजिशन f। तो मेरे पास अगर f x गिवन है cos x और g x गिवन है 3x स्क्वायर, तो अगर आपको इसका कॉम्पोजिशन निकालना है g कॉम्पोजिशन f x का, क्या हो जाएगा? g f x। अब आपको पूरी f x की वैल्यू पता है cos x, तो g cos x, मतलब अब g cos x का मतलब क्या हो गया? आपको x की जगह क्या रखना है? cos x। तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x, ठीक। ऐसे अगर आप f कॉम्पोजिशन g निकालते हो तो ये gx हो गया अंदर, gx की वैल्यू आपको पता है 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर होगी f 3x स्क्वायर। अब fx आपके पास क्या है? cos x, तो अब आपको x की जगह क्या ले लेना है? 3x स्क्वायर, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। इससे भी अच्छा अगर आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमारे यहाँ पे इस केस के लिए f डिफाइंड है 2 3 4 5 से 3 4 5 9 पे, ठीक। ये मेरा f डिफाइंड है और g डिफाइंड है 3 4 5 9 से 7 11 15 तक, ठीक। और हमें ये भी गिवन है कि f2 जो है 3 है, f3 4 है, f4 f5 क्या है? 5 है, ठीक। ऐसी और दो के भी गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है g कॉम्पोजिशन f2। तो इसका मतलब क्या हो गया? g f2 की वैल्यू मुझे पता है 3 है और g3, अब g3 की भी वैल्यू मुझे गिवन है 7, तो इसका आंसर आ गया 7। ये देखो यहाँ पे आपको गिवन है g3 और g4 की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। क्वेश्चन में ही गिवन है आपको। ऐसी अगर आप मुझे निकालना है g कॉम्पोजिशन f से, हम ये 5 के लिए निकाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? g f5, और f5 की वैल्यू कितनी है? 5, और g5 आ गया ये। अब g5 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 11, तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ये लास्ट पार्ट है, ये भी देख लो। g कॉम्पोजिशन f3, g f3 हो गया। f3 की वैल्यू कितनी है? 4, तो g4 हो गया और g4 की वैल्यू 7, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को